प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं जीतू भैया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 और यह है उसका लेसन नंबर 9, मतलब 9वां पार्ट है। 8 पार्ट तक अपन अपलोड कर चुके हैं लेसन, और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो जड़त्वागुण वाला टॉपिक था वो स्टार्ट कर दिया था। तो आज हमें उसी को आगे कंटिन्यू करना है, उसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करने, और फिर एक जो टॉपिक है हमारा घूर्णी गति वो भी अपन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है ये जड़त्वाघूर्ण एवं घूर्णी गति। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स दिख रहे होंगे, एक स्फीयर दिख रहा होगा, एक डिस्क दिख रही होगी, एक सिलेंडर दिख रहा होगा। इससे संबंधित जड़त्वाघूर्ण के बारे में आज अपने को बात करनी है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। पहला था आपका लंबवत अक्षों की प्रमेय, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें मैंने आपको बोला था मान लीजिए कि हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है, कैसी भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, अनचार्ट शेप बना दिया मैंने, और मान लो ये इसका घूर्णन अक्ष है, ठीक है, और मान लीजिए इसके अबाउट जो जड़त्वाघूर्ण है उसको अपन ने आई वाई बोला था, और मैंने आपको क्या बोला था, इससे दो समांतर, इसके जो दो लंबवत अक्ष हैं वो हमें दे रखे हैं, मान लीजिए एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इनका जड़त्वाघूर्ण मान लो आई वाई और आई जेड पता है, तब बोलेंगे कि आई वाई का जड़त्वाघूर्ण जो है वो आई एक्स प्लस आई जेड के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होगा, ऐसा अपन ने बोला था लास्ट क्लास के अंदर। तो आई होप ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी कि हमारा ये जो जड़त्वाघूर्ण है वो कैसे आया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो चलो अब आगे चलते हैं। एक और अपन ने पढ़ी थी, इसके अंदर अपन ने समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या थी, वो कुछ इस तरीके की थी। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी इरेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, और एक जो है जो भी हमारे पास घूर्णन अक्ष है वो इसके द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र से पास हो रहा है, उसके लिए जड़त्वाघूर्ण आपको पता है, और आपको इसके समांतर कोई अक्ष दे रखा है, ये रहा मान लो। इसके अबाउट जो घूर्णन आपका जो जड़त्वाघूर्ण है एमओ आई वो हमें नहीं पता, उसको अपने आई डैश बोल दिया। इसकी से जो दूरी है उसको हमने क्या बोला, डी। तो अगर हमने बोला हमें आई डैश निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों प्रमेय हमें याद रखनी है क्योंकि ये दोनों प्रमेय हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी अपन इतना पढ़ चुके थे। तो हमारा ये जो कुछ बचा था एनसीईआरटी में, काफी सारे हमारे पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जड़त्वाघूर्ण दे रखे हैं, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम सीधा सीधा नीचे लिखा हुआ है कि बुक के जो क्राइटेरिया है उससे काफी बाहर है। ठीक है, वैसे बाकी सारी जो भी बुक्स होती हैं वो इनका जड़त्वाघूर्ण निकलवाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें निकलवाने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा लर्न कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले आपके रिंग के लिए, तो रिंग जो होती है, जैसा मैंने आपको पीछे भाई आप लोगों ने पहले भी देखी है ना, रिंग क्या होती है, जो अपन बेंगल पहनते हैं वो ले लीजिए आप लोग, या जो अंगूठी पहनते हैं वो ले लीजिए। तो उसका अगर घूर्णन अक्ष है सीधा उसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है तो उस केस में उसका जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा mr²/2। वो कितना हो जाएगा, mr²/2। और अगर मैं व्यास के परित निकालूं, मतलब ये ऐसे फ्लिप कर रही है, ऐसे ये ऊपर जा रहा है पार्ट और नीचे आ रहा है ना, ऐसे फ्लिप कर रही है। मान लो ये मेरा सेलफोन है और ये एक लूप है, मतलब ऐसा एक रिंग है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे पहले ऐसे घूम रहा था, ऐसे 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 घूम रहा था, अब ये ऐसे 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 घूम रहा है। तो आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी। तो ये जो है mr²/2 ये हम निकालेंगे, है ना, जो प्रमेय है उसका यूज करके। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लर्न क्या करना है, mr²। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा रॉड के बारे में। तो रॉड का जो जड़त्वाघूर्ण होता है बेटा किसके अबाउट, इसकी जो लंबाई है, जो इसके मध्य बिंदु है उससे गुजरने वाले, और इसकी लंबाई के लंबवत जो अक्ष होगा, मतलब मान लो ये रॉड है, तो रॉड मान लो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, है ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये जो रोटेशन एक्सिस ऐसे होगा, इसकी लंबाई के लंबवत ऐसे घूम रही है ना ये। तो इसका जो जड़त्वाघूर्ण है इसके अबाउट, जिसके अबाउट ये घूम रही है गोल 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 गोल, है ना, सीधी घूम रही है यूं। आई गेस मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। तो वो हमारे पास हो गया ml²/12। ऐसे आपकी जो डिस्क है, रिंग के लिए होता है mr² और डिस्क के लिए होता है mr²/2। याद रखिए, रिंग के लिए कितना होता है mr² और डिस्क के लिए कितना होता है mr²/2, और रॉड के लिए ml²/12। ठीक है, ये भूल जाइए, हम अभी निकालेंगे, घबराइए मत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट के दे रखे हमारे सिलेबस में, जैसे चकती, ये भूल जाइए, ये भी हम निकालेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बस अपने को डिस्क का याद रखना है mr²/2,
सिर्फ उसके अगर वो डिस्क यूं यूं गोल 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 घूम रही है तो, ठीक है ना। रिंग का याद रखना है mr² और रॉड का याद रखना है ml²/12। फिर आ जाइए आप लोग सिलेंडर पे। तो अगर सिलेंडर हॉलो है मतलब खोखला है तो उस केस में आ जाएगा mr², जितना एक रिंग का होता है, क्योंकि आपका जो सिलेंडर है एक्चुअली बहुत सारी रिंग को आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिया होगा, तभी तो अंदर से एक खोखला सिलेंडर बन गया होगा ना। तो ये एक डिस्क की तरह बिहेव करता है, और जो भरा हुआ सिलेंडर है वो एक डिस्क की तरह बिहेव करता है। एक खोखला सिलेंडर रिंग की तरह और एक भरा हुआ सिलेंडर जो है वो एक डिस्क की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो डिस्क है उसका कितना बड़ा था mr²/2, तो इसका भी कितना हो जाएगा mr²/2। स्फीयर का और हमें याद रखना है, स्फीयर का होता है हमारे पास 2/5 mr², ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा है हमारे पास 2/5 mr²। और ये कहां पे है, ये जो एक्सेस है कहां पर है, ये देखो ये रहा, है ना। तो इसका ये जो एक्सेस है वो यहां कहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। सिलेंडर का एक्सेस ये रहा, ठीक है बच्चों। तो आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए अपन ने कितना पढ़ा, 2/5 mr²। डिस्क सेंटर से पास हो रहा है, समझ लो ना, यूं गोल 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 घूम रही है यूं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा mr²/2। अगर ये सिलेंडर अंदर से खोखला है, हॉलो है, तो mr², एक रिंग जैसा, और अगर पूरा अंदर से भरा हुआ है तो एक डिस्क की तरह हो गया mr²/2। देखो रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2, रॉड के लिए ml²/12, और आपके गोले के लिए कितना होता है हमारा 2/5 mr²। बस ये चार फॉर्मूले याद रखने हो तो कुछ है ही नहीं। सिलेंडर आ जाए खोखला हो रिंग जैसा, कितना mr², सिलेंडर हो भरा हुआ हो डिस्क जैसा, mr²/2, सिंपल। अब जो हमारे बचे हुए थे ना, ये जैसे ये हमारे इस व्यास के परित, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए अपन जो हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी लंबवत अक्षों की प्रमेय का यूज करेंगे, देखते हैं उसके बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसकी व्यास के परित निकालना है। ध्यान से सुनिए, एक चकती है, चकती का मतलब होता है डिस्क, तो आपकी डिस्क का मतलब अंदर से भरी हुई है, ठीक है। तो अभी अपन ने याद तो कर ही लिया है कि ये वाला जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना होता है इसके अबाउट mr²/2, ठीक है। और ये हमसे किसके अबाउट पूछ रहा है, इसके व्यास के परित। इसके व्यास के परित का मतलब हुआ ये है एक्सिस। मान लो ये इसके ऊपर ऐसे फ्लिप कर रहा है, जैसे मेरा फोन था ना, यूं था भाई, मान लो ये डिस्क है तो ऐसे फ्लिप कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका यूं डायग्राम बनाऊं जैसा पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। तो ये हमका रोटेशन एक्सिस है, उसमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये रहा इसका रोटेशन एक्सिस, इसके अबाउट कितना हमारे पास mr²/2, और हमें इसको किसके अबाउट घुमाना है, इसको हमें घुमाना है इसके अबाउट, नहीं ये रहा। अब ध्यान से सुनिए, ये भी एक इसका व्यास है और ये भी इसका एक व्यास है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे लंबवत अक्षों की प्रमेय लगेगी, क्योंकि ये भी व्यास है और ये भी व्यास है, और दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जड़त्वागुण होगा, वो सेम होगा। क्योंकि चाहे आप इस मान लो एक बिल्कुल गोल होता, चाहे इसको आप ऐसे घुमाओ, है ना, या फिर आप ऐसे घुमाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इस डिस्क को चाहे ऐसे फ्लिप करें चाहे ये ऐसे फ्लिप करें, ठीक है ना, एक ही बात है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो कोई भी एक चीज ले लीजिए, आपके पास कोई भी सर्कुलर चीज है, ठीक है, उसको अपन लेकर के ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और इस वाले केस में कैसे घुमा रहे हैं, ये जो डिस्क है आपके पास उसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है, फ्लिप हो रही है यूं, और इसमें ऐसे फ्लिप हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप सबको बात समझ आ गई होगी कि दोनों ही व्यास हैं, व्यास के परित दोनों का जड़त्वागुण बिल्कुल सेम होगा। तो इसका जड़त्वागुण भी आई, इसका जड़त्वागुण भी आई। अभी अगर मैं लंबवत अक्षों की प्रमेय का उपयोग करूं, लंबवत अक्षों की प्रमेय से हमने क्या पढ़ा, देखो ये जो दोनों का योग है जो एक ही प्लेन में है वो किसके बराबर होगा, जो इसकी लंबवत अक्ष जो है जो जा रहा है इनके कटान बिंदु से उसके बराबर। हमें तो व्यास के लिए चाहिए था, और ये जो आई है एक्चुअली किसको बता रहा है, व्यास को। तो हम इसके ऊपर भी लिख देते हैं, ये क्या है, व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
डायामीटर, तो इसको अपन लिख देते हैं आईडी, ये भी हमारा हो गया आईडी। आईडी का मतलब स्कूल वाली आईडी नहीं, व्यास के परित, व्यास के परित MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, व्यास मतलब डायामीटर, इसका मतलब क्या है, डायामीटर, व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। तो हमारे पास देखो आईडी के लिए हो गया हमारे पास 2 आईडीज बराबर mr² 2, तो आईडी की वैल्यू कितनी आ गई, mr², ये नीचे चला गया तो हो गया 4। और देखो जरा पीछे जाओ थोड़ा सा, इसने भी रट्टा मारने के लिए बोला था, mr² 4 निकल आया ना। ऐसे में रिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, रिंग में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसका और इसका सेम ही होगा। तो ये अपन बोलेंगे 2ID बराबर mr², तो उस केस में I किसके बराबर हो जाएगा, mr² 2। रिंग का भी बिल्कुल सेम केस है, बस वहां पे जैसे हमारे डिस्क के केस में mr²/2 चल रहा है ना राइट हैंड साइड पे, वहां पे आ जाएगा mr², तो उस केस में रिजल्ट आ जाएगा mr² 2। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे इसने एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m और लंबाई l वाली एक छड़ का उस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा जो इसके लंबवत एक सिरे से गुजरती हो। ध्यान से समझना भाई, तुम्हारी रॉड है, ठीक है, हमें इतना पता है यहां अगर ये इसके अबाउट घूम रही है, मतलब ये रॉड है, अगर ये ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण में पता है कितना होता है, ml²/12। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसके द्रव्यमान m लंबाई l वाली एक छड़ उस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा जो इसके लंबवत एक सिरे से गुजरता हो। इसके लंबवत का मतलब है किसके, इस अक्ष के परित, इस अक्ष, ये जो इसका एक्सिस है ना, इसके लंबवत हो और किसी भी एक साइड से पास होता हो, मतलब ये है ना, मतलब ये रॉड है ना आपकी, तो आपने इसको यहां से फिक्स किया और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, समझ गया मेरी बात, ऐसे घूम रही है। तो अब दिख रहा है दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो हम समांतर अक्षों की प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुल जो रॉड की लंबाई वो l है और समांतर अक्षों की प्रमेय के लिए दोनों के बीच की दूरी चाहिए होती है, तो वो l/2 हो गई। तो यहां पे हम लगाएंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से मान लो किसी भी एक साइड के लिए, कॉर्नर के लिए, इसको हम साइड ही बोल देते हैं ना, एक कॉर्नर, एक सिरा, कुछ भी लिख लो आप, तो एक साइड के लिए जो भी जड़त्वाघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, I + m, और जो उनके बीच की दूरी है, लंबवत दूरी, उसका वर्ग। m की I की वैल्यू कितनी है, ml²/12 प्लस ये कितना हो गया, ml, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 12, ये हो गया हमारे पास ml², ये 4 × 12 तो 3 ml²। यहाँ देखिए सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 और 3 हो गया 4 ml² और बटा 12, सॉल्व किया कितना आया, ml²/3। यानी किसी भी एक साइड के परित अगर ये यूं घूमे रॉड, यूं, समझ रहे हो ना, ये कोनिकल नहीं घूम रही सीधी, ठीक है, अरे ऐसे ऐसे, समझ गए ना, ऐसे घूम रही है, तो उस केस में इसका जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, ml²/3। और ऐसे से घूम रही हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस केस में ml²/12। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समांतर अक्षों की प्रमेय या लंबवत अक्षों की प्रमेय का यूज करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। क्या है उदाहरण 7.12 कि किसी पतले वलय की परिधि पर स्पर्शिका बनाती हुई और इसके तल में ही स्थित अक्ष के परित इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। ढंग से समझना, इसके व्यास को टच करके जा रही है, क्या बोला उसने, सॉरी, इसकी परिधि को टच करके जा रही है, व्यास को नहीं, परिधि को टच करके जा रही है और वो उसी तल में है ना। मतलब अगर ये आपकी डिस्क है, सॉरी अगर ये आपकी रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है, रिंग से बोला ना, रिंग 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 वाला लगा ना, रिंग, तो वही वाला है। और ये इसके अबाउट हमें पता है कितना है, mr²/2, अगर इसकी त्रिज्या है तो, है ना, त्रिज्या अपन ने ऑब्वियसली आधी ले रखी है। तो ध्यान से सुनना, हमें इसके अबाउट नहीं पूछा है,
पूछा तो बोला उसने व्यास परिधि से तो पास हो रहा है, लेकिन इसके लंबवत नहीं है, इसके समांतर नहीं है, ये इसी रिंग के तल में है। इसकी रिंग के तल के मतलब इसको टच करके जा रहा है इस प्लेन में। यानी अगर मैं रिंग को बनाऊं आप लोगों के लिए, तो अगर ये हमारी रिंग है तो उस केस में ये रहा, हमें इसके लिए पूछ रहा है, हमें इसके लिए पूछ रहा है, और इसके अबाउट हमें पता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो गया mr² और हमें इसके लिए पूछ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पे समांतर अक्षों की प्रमेय लगाना चाहता हूं तो समांतर अक्षों की प्रमेय तभी लग सकती है जब मेरे को इसके लिए निकालना हो और मुझे इसके लिए इस व्यास के परित पता हो। भाई अगर मुझे व्यास के परित मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने भी आपको बताया व्यास के परित हम कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था, और व्यास के परित कितना आ जाता है mr²/2। अब ये जो अक्ष है वो तो इसके समांतर है, तो अपन सीधा वापस किसका यूज करेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय का। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या r, तो वापस हम यूज करने वाले हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। तो देखो इसके लिए निकालना है, मान लो ये कितना है हमारे पास i, ठीक है, परिधि लिख रहे हैं ना, तो i परिधि लिख देते हैं। चलो, तो i परिधि किसके बराबर आ गया, i परिधि हमारे पास आ गया i जो इसका था प्लस m, और जो दूरी है, दूरी क्या है r का स्क्वायर, सिंपल md², i प्लस md² लगा रहे हैं। तो i का मान कितना है mr²/2 प्लस mr²। अब मान लो अगर ये जो अक्ष है इसके समांतर पूछ रहा होता, इसके जो है ना ये वाला अक्ष इसके समांतर पूछ रहा होता, तो हम ये mr² सिर्फ mr² लेते। हमने यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो mr² ही आएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हाँ ये mr² ही, गलती से हमने उसको mr²/2 लिख दिया था, ठीक है। तो ये mr² था, कौन सा, इसके लंबवत, और जो व्यास के परित है वो कितना है mr²/2। तो अगर इसके समांतर मान लो कोई अक्ष दे देता क्वेश्चन में, तो mr² प्लस mr², 2mr² हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो हमारा व्यास है उसके परित जो हमारा जड़त्वागुण है उसके समांतर कोई हमारा अक्ष है, ठीक है ना, उसके लिए अपने को जड़त्वागुण निकालना है। तो हो गया हमारे पास mr²/2 जो व्यास के परित था, प्लस md² वाला फॉर्मूला लगाया जब डी की वैल्यू कितनी है r के बराबर, सॉल्व करा, आ गया हमारे पास, चाहो तो 2 एलसीएम ले लो, mr² प्लस 2mr², सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3mr²/2, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। तो अब किसी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने जड़त्वागुण निकाल सकते हो समांतर अक्षों और लंबवत अक्षों की प्रमेय का यूज करके। 4 फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे स्फेयर आया, गोला आया, ठीक है, और गोले के लिए आपको पता है केंद्र से पास होने वाला तो पता है कितना होता है 2/5 mr²। अब मान लो इसने बोल दिया ये भी इसको टच करके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं ना, टच करके एक ये लाइन जा रही है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मतलब ये पूरा का पूरा गोला इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, समझो आप, इसके चारों तरफ पूरा फ्लिप कर रहा है यू, ठीक है। तो देखो यहां पे भी अपन समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज कर सकते हैं, ये r हो गया, इसके लिए अपन लिखेंगे 2/5 mr² जो इसका है प्लस mr², सिंपल 7/5 mr² हो जाएगा। लो, गोले के लिए भी निकाल दिया। तो हम ऐसे किसी के लिए भी कैसे भी कहीं पे भी निकाल सकते हैं। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई है। तो हम कैसे भी ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी निकाल लो, बस कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 3 ही तो फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले लर्न करने, कौन कौन से, mr²/2, mr² किसके लिए, रिंग के लिए, mr²/2 डिस्क के लिए, ml²/12 हमारी रॉड के लिए, और 2/5 mr² हमारे गोले के लिए, स्फेयर के लिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो आगे हमारे पास, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करने वाले आगे, तो मैं इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वो इक्वेशन क्या थी मैं आपको फिर बता देता हूं। हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था v = u + at, रेखीय गति में एक इक्वेशन थी। एक पढ़ा था s =
ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन। तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h, राइट। तो हमने इन इक्वेशंस को क्या लिखा था, हमने बोला था प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक कोणीय वेग को आप लिख दो ओमेगा नॉट। ये क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग। ये पढ़ा चुका हूं पहले, घबराओ मत। ठीक है, ओमेगा क्या है, अंतिम कोणीय वेग। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे अल्फा कोणीय त्वरण, थीटा कोणीय विस्थापन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन क्या बनती है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, सिंपल। सेकेंड वाली थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सिंपल। कुछ नहीं करा हमने, ए की जगह अल्फा रखा, यू की जगह ओमेगा नॉट और वी की जगह ओमेगा, और लास्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, सिंपल। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कहां आएगी। प्रॉब्लम आएगी कि जो ओमेगा है ना वो होना चाहिए इन इक्वेशंस के लिए रेडियन पर सेकेंड में, बट जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो ओमेगा आपको मिलेगा आरपीएम में। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कोई चीज कितनी बार घूमती है। जैसे मैंने आपको बोला, आप फैन वगैरह पे चेक करोगे ना तो लिखा होगा 200 आरपीएम, 250 आरपीएम, मोटर्स पे लिखा होता है, मतलब एक मिनट में वो कितनी बार घूम जाएगी। लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू है ना आरपीएम में नहीं चाहिए, हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाना है। रोटेशन पर मिनट का मतलब होगा एक मिनट में जितनी बार घूम रही है। तो भाई एक, अगर वो एक बार घूमी तो कितने का कोण बनाया उसने, 2 पाई। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करोगे गुणा। तो आरपीएम से अगर हमें रेडियन पर सेकंड में जाना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से गुणा कर देंगे। मतलब 2 पाई अपॉन 60 से गुणा करने पे वो वैल्यू आरपीएम से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड में। कुछ नहीं करा, एक चक्कर में कितना कोण बना उसने, 2 पाई रेडियन। और मिनट को पर मिनट है ना, मतलब मिनट डिवाइड में है, उसको मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करा, 60 से गुणा करके, सिंपल। तो 2 पाई अपॉन 60 से गुणा करते ही वो आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। इक्वेशन डिराइव करना कोई मुश्किल काम नहीं। एक एग्जांपल में इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोलिए, फर्स्ट वाली सिंपल है, जो अपन पढ़कर आए थे ना, वहां पढ़ा था a इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी। यहां क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। फिर वही समाकलन करेंगे, है ना, याद होगा पहले किया था। यहाँ पे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, यहाँ पे 0 से t तक, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एक एग्जांपल ये भी दे रखा है। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन जैसे पहले हुए डिराइव करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से डिराइव कर सकते हो, कुछ अलग नहीं, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का यूज कैसे करना, ये वाली, उसके लिए एक क्वेश्चन हमारे बुक में दे रखा है, एक एग्जाम्पल, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सब इक्वेशन अपन ने किसके लिए लिखी है, घूर्णी गति के लिए। ठीक है, एक अचर कोणीय त्वरण। अच्छा देखो, वहां पे भी अपन बोलते थे ना कि ए कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पे भी हम बोल रहे हैं अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, जब जाके इक्वेशन ऑफ ये वाली जो गति, ये जो गति की समीकरण है घूर्णन गति के लिए, वो वैलिड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम पहले बोलते हैं अल्फा क्या हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, वो चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे ए कांस्टेंट होता था। आई होप सब बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। इक्वेशन वैसी की वैसी है, डिराइव करने का बिल्कुल सेम अप्रोच है जैसे पहले करा था। एग्जाम में ऐसे कभी आता नहीं है, पर गलती से टपक पड़े तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं उसी न्यूमेरिकल पे जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रहा है अपन से, बोल रहा है एक ऑटोमोबाइल इंजन। अच्छा, ऑटोमोबाइल मतलब जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, उसी को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ठीक है, वो मोबाइल वाला नहीं। तो ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग इतने सेकंड में 1200 आरपीएम से बढ़कर 3120 आरपीएम हो जाता है। मतलब समय हमें दे रखा है एक 16 सेकंड। और प्रारंभिक कोणीय वेग देखो 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम हो गया, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू तो है 1200 आरपीएम, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1, 2,
3120 आरपीएम। हम जानते हैं हमें आरपीएम में थोड़ा चाहिए चीजें, हमें तो रेडियन पर सेकंड में चाहिए, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, अभी पीछे पढ़कर आए 2π/60 से। ठीक है, 2π/60 से। तो मैं पहले कर देता हूं, फिर दूसरी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, पहले उसको कन्वर्ट कर लें। चलो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी हो गया 12, ये 20 हो गया, और ये 2 दूनी कितना हो गया 40। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 40 पाई। आपको पाई वाई की वैल्यू नहीं रखनी, पहले बोल रहा हूं, मत रख देना। तो हमारे पास वैल्यू किस में आ गई, रेडियन पर सेकेंड में। ऐसे ही ओमेगा कितना है हमारे पास 3120 आरपीएम, उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकेंड में। तो वही 2π/60 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 पंजे 30 और ये 6 दूनी 12, कट गया पूरा पूरा। अब 52 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारी उसका अंतिम कोणीय वेग आ गया। सिंपल। तो हमने आरपीएम से जो है रेडियन पर सेकंड में कन्वर्जन तो कर लिया, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्या बोला इसने, ये मानते हुए कि कोणीय त्वरण एक समान है, इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। भाई v होता है, u होता है, t होता है, और a निकालना हो तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। वैसे ओमेगा नॉट और t है तो किसका यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का। क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये गए भाई सब यहाँ पे, और t चलेगा डिवाइड में। वही a वाला फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूं मैं, ये अल्फा वाला, डेल ओमेगा अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 104 पाई, माइनस ये कितना है 40 पाई, और बटा समय कितना लिया इसने 16 सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा 104 में से 40 को आप कर दीजिए माइनस, तो हो जाएगा 64 पाई, और नीचे कितना आ रहा है 16 चौक कितना हो गया 64। आंसर कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना इसका यूनिट। तो इसका अल्फा आ गया हमारे पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सिंपल, कुछ भी नहीं करा हमने, है ना। ये वाला पार्ट अपने को साइड में करके बताना पड़ेगा ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है कि ये इतने समय में कितने चक्कर घूम लेगा, गोल 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 कितने चक्कर घूम लेगा। समस्या, चक्कर कैसे निकालें, तो देखो बहुत आसान है इसकी स्ट्रेटेजी। आप पहले इसके लिए थीटा निकालो कि कितना कोण घूमा, कितना कोण टोटल, कितना कोण घूमा, और जितना टोटल कोण घूमा है ना उसको एक कोण में, एक रोटेशन में यानी एक घूर्णन में जितना कोण बनाता है, जो कि कितना होता है 2 पाई, उससे डिवाइड कर दो। क्या करूंगा मैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना घूमा है, घूमने का मतलब क्या निकालना है थीटा, और उसको एक चक्कर में जितना कोण बनाता है यानी 2 पाई, उससे डिवाइड कर दो, तो हमें चक्करों की कुल संख्या मिल जाएगी। तो थीटा बटा 2 पाई हमारा चक्करों की संख्या का बेसिक फॉर्मूला है। भाई कुल कोण निकाल लो और एक चक्कर में जितना कोण आ रहा है उसको डिवाइड कर दो, सिंपल। तो देखो थीटा बटा 2 पाई हमारे पास आ गया। अब थीटा निकालना है, तो देखो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, टी है, और अल्फा भी आ गया। सेकेंड इक्वेशन फिट बैठ रही है। थीटा किसके बराबर होता है, एच बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वो तो याद है। तो यू की जगह क्या आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा और टी की जगह टी। ओमेगा नॉट कितना है हमारे पास, तो ये 40 पाई, समय कितना है 16 सेकेंड, प्लस 1/2, अल्फा कितना निकाला हमने 4 पाई, तो ये 4 पाई, और समय कितना हो गया 16 का वर्ग, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 16 चौक 64, 640 पाई, प्लस यहां पे आ रहा है हमारे पास 2 पाई इंटू 16 गुणा 16 यानी 256, 16 का वर्ग होता है ना, तो ये लिख दिया हमने 256। गुणा करो इसको, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 512 हो गया। वैसे तो सीधा ही पता था, मैं तो बस फॉर्मेलिटी कर रहा था तुम लोगों के लिए। ये तुम सीधा ही कर लेते ना, 256 का डबल 512 होता है। चल अब कर लेते अपन एडिशन, तो हो गया 2, ये 5, 4 और 1 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, यानी इतने कोण तक वो घूम गया, इतने रेडियन कोण तक वो घूम गया। चक्कर कितने आ गए
कितने चक्कर काट लिए उसने? चक्करों की संख्या कितनी आएगी? 1152 पाई अपॉन 2 पाई। ये से कैंसिल, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 6 12। चक्कर कितने हो गए? 576 चक्कर काट लिए उसने इतने टाइम में। मतलब आप ये सोच लो 16 सेकंड में उसने 576 चक्कर काट लिए, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, है ना? समझ रहा है मेरी बात? तो इस तरीके से हम आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। जैसे वो करते थे वैसे ये है, बस आरपीएम को अपने को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, होप यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब अपन आगे बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये है तुम्हारी बुक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट का टैग लगाया तुम लोगों के लिए स्पेशली ढूंढ के, क्या भाई तुम्हें समझ आए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टेबल है ये हमें एक्चुअली कन्वर्जन बता रही है। जैसे हमें पता है रेखीय गति के अंदर जो विस्थापन होता है वो x होता है, यहाँ पे कोणीय विस्थापन थीटा होता है, वहां पे हमारे पास वेग dx बटा dt होता है या x बटा t होता है, यहाँ पे d थीटा अपॉन t या फिर थीटा अपॉन t होता है, a जो है dv बटा dt होता है और अल्फा d ओमेगा बटा dt होता है, m द्रव्यमान है, यहाँ पे जड़त्वाघूर्ण जिसके बारे में आज अपन ने और बात करी, बल तो यहाँ पे बलाघूर्ण, यहाँ पे रिलेशन था F बराबर ma, यहाँ पे आया टाउ बराबर आई अल्फा। देखो सिंपल, F बराबर ma तो पता है, तो इसकी जगह आ गया टाउ, इसकी जगह आ गया आई और इसकी जगह अल्फा। कैसे रिलेशन डिराइव करेंगे? इसको भी डिराइव करेंगे कि हमारी बुक में दे रखा है। करने के तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको सारे मेथड जो बुक वाला मेथड उससे बता दूंगा और एक सिंपल मेथड भी। कार्य का फॉर्मूला dw बराबर f इंटू डी एस, एफ की जगह कौन आ गया टाउ और ds की जगह कितना आ गया डी थीटा। गतिज ऊर्जा यहां पे हमारे पास है mv, हाफ mv स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बोला हाफ m की जगह कौन होता i और v की जगह ओमेगा स्क्वायर, इसी से तो i की वैल्यू आई थी। ठीक है, शक्ति तात्क्षणिक शक्ति कैसे निकाल देते हैं? Fv, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ और ओमेगा, सिंपल। यहाँ पे रैखिक संवेग पढ़ते थे mv, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा i ओमेगा। ठीक है, पढ़ा था ना आपने mv, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास i ओमेगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक समझी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें से कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला फॉर्मूला जो है पावर का, जो बुक में दे रखा है, बता देता हूं मैं आपको, कुछ है तो नहीं वैसे उसमें। अच्छा, कार्य सब याद रखेंगे कितना होता है टाउ डी थीटा, बहुत काम आएगा हमारे आगे भी, 12th क्लास में भी काम आएगा। तो हम शक्ति यानी पावर के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है dw बटा dt, है ना? तात्क्षणिक शक्ति बोल रहा हूं मैं, शक्ति नहीं सिर्फ ये तात्क्षणिक शक्ति है। तो देखो अगर मैं dw की वैल्यू रखूंगा तो टाउ डी थीटा हो जाएगा, सही है, अपॉन dt हो जाएगा, सही है, टाउ हटा दो और डी थीटा बटा dt क्या बन गया? ये रहा देखो ओमेगा, हमारे पास हो गया टाउ ओमेगा। जैसे वहां पे fv था, यहाँ पे टाउ ओमेगा आ गया, बहुत इजीली डिराइव हो गया। ठीक है, एक हमारी बुक में और रिलेशन इन लोगों ने डिराइव करा है, वो रिलेशन क्या है? टाउ बराबर आई अल्फा। क्या रिलेशन है? टाउ बराबर आई अल्फा। वो रिलेशन हम डिराइव करेंगे। अब इस रिलेशन को डिराइव करने के 2 मेथड है। तुम्हारी बुक में जो मेथड है मैं आपको बता देता हूं क्या है। उसने क्या बोला? उसने बोला शक्ति, कार्य में परिवर्तन की दर dw बटा dt। ठीक है, एक तो शक्ति उसने यहां से निकाली, एक फिर उसने निकाली गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर, और फिर दोनों को कर दिया आपस में इक्वल। मैं वापस कह रहा हूं, उसने ये टाउ बराबर आई अल्फा निकालने के लिए क्या करा? उसने एक शक्ति निकाली जो कि क्या होता है? तात्क्षणिक शक्ति बोल रहा हूं मैं, dw बटा dt, और एक तरफ उसने निकाली गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर, गतिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी है ये ना, और हमें कहां तक पहुंचना है?
उस तक, ये हमारा एम है। ये हमारे पास हो गया डी के बटा डी टी। अच्छा, इसकी वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं। क्या निकाली अपन ने? आई ओमेगा, ठीक है। और यहां पे के का भी फॉर्मूला अभी अपन पढ़ के आए, क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब देखो इसमें हाफ आई तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू है टी के सापेक्ष, जो हमारा आई है वो तो सिर्फ द्रव्यमान और जो घूर्णन अक्ष उसकी दूरी पर निर्भर करता है, समय पे थोड़ा ना करता है, तो वो बाहर निकल आएंगे। हाफ और आई बाहर चला गया, हमें किसका अवकलन करना है? डी ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर का। अब ओमेगा स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? देखो अगर हम चेन रूल लगाएं तो ओमेगा स्क्वायर का हो गया 2 ओमेगा, और ओमेगा का टी के रेस्पेक्ट में करा हो गया तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। ध्यान से सुनना, पहले ओमेगा स्क्वायर का करा, कितना आया? 2 ओमेगा। फिर चेन रूल लगा जो अपन ने 0 चैप्टर में पढ़ा था, डी ओमेगा अपॉन डी टी। और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? अल्फा। हमारे पास देखो क्या आया? हाफ आई 2 ओमेगा, और यहां आ गया हमारे पास अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, आई ओमेगा अल्फा। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को आपस में कर दो कंपेयर, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या कंपेयर भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कि भाई आई ओमेगा जो है वो हमारा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे हमने गलती से आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई नहीं है, टाउ है, ठीक है। तो आएगा हमारे पास टाउ, ठीक है। गलती से रिलेशन मैंने मतलब मिस्टेक से कॉपी कर दिया। तो ये अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से देखूं तो समीकरण 1 व 2 से जो हमारा टाउ ओमेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आई ओमेगा अल्फा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, टाउ का फॉर्मूला आ गया आई अल्फा। ये तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो। एक और दूसरा तरीका भी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, क्या होती है? एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। आप उसका भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में है तो उसका भी बखूबी आप आराम से यूज करो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ी? तो एक और शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्ट मेथड। हमने जैसे वहां पे पढ़ा है ना कि जो हमारा बल है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे बलागुण भी किस में परिवर्तन होगा? जो आपका कोणीय संवेग होता है जे, उसमें परिवर्तन की दर। तो कोणीय संवेग क्या होता है? आर इंटू पी, ठीक है। क्या होता है? आर इंटू पी, और पी क्या होता है? एम इंटू वी, ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान से सुनना, वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। जो हमारा v है वो किसके बराबर होता है हमारे पास? ओमेगा इंटू आर। v किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ओमेगा इंटू आर। बस कन्वर्जन करना और कुछ नहीं। अब देखो एम आर स्क्वायर क्या बन गया? एम ओमेगा स्क्वायर लिखा ना, देखो एम ओमेगा स्क्वायर 1 2 और 3, एम आर स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर नहीं, 1 2 और ये 3 टर्म, इसको एक साथ करते अपन। तो हमारे पास आया एम आर स्क्वायर अलग, ओमेगा अलग, डी बाहर चल रहा है और ये डी टी, और ये सब किसके बराबर है? ओमेगा के, ठीक है। अब इसमें से एम आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और हम जानते हैं एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई, और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? अल्फा। तो हमारे पास आ गया टाउ बराबर आई अल्फा, हो गया रिलेशन डिराइव। एक बार वापस बताते हैं, देखो सेकेंड इक्वेशन से चले, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को लिखा आर इंटू पी। देखो सारी चीजें ना आई और ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट करनी है, बस इतना दिमाग में रखना है। पी एम इंटू वी, वी नहीं चलेगा, ओमेगा इंटू आर, फिर एम आर आर, एम आर स्क्वायर बन गया, वो हो गया हमारे पास आई, और बच्चा सिर्फ एम आर स्क्वायर हो गया हमारे पास आई, यानी बलागुण, बच्चा कितना? ओमेगा, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर एम आर स्क्वायर बाहर चला गया, वो आई था, और डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा बन गया, आ गया रिलेशन। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, या तो आपका जो शक्ति आ रही थी हमारे पास, पावर जो आ रही थी, जिसका फॉर्मूला था टाउ इंटू ओमेगा, उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर के बराबर रखोगे तो भी आई ओमेगा आ जाएगा। यहाँ जो अपने न्यूटन की गति की जो द्वितीय नियम हमने पढ़ा था,
वो अपने को क्या बोलते हैं, उससे अगर हम सोचें तो उससे भी हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो आई होप बच्चों सबको समझ आ गया होगा। रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके ऊपर अपन कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे लास्ट वाले के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।